फाइन स्टूडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, क्लास नंबर 10। तो सिलेबस तो जान ही रहे हो, सिलेबस तो हम लोग बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, करेक्ट। यूनिट 1 का यदि हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड योर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उससे रिलेटेड हम लोग 2 क्लास किए हैं। उसका यूनिट 2 में हम लोग देखे थे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, उसमें 3 इशू लिए थे, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेट होना, ऑफिशियल लैंग्वेज इश्यूज, करेक्ट, और उसके बाद स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे, वो भी कवर कर चुके हैं। थर्ड में हम लोग देखे थे डेमोक्रेसी एट वर्क, इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स होंगे, नेहरू जी उनका कंट्रीब्यूशन। हाँ, यूनिट 4 और यूनिट 3 और यूनिट 4 को साथ में देख रहे हैं हम लोग। हाँ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, तो नेहरू जी का भी कंट्रीब्यूशन देखे हम लोग, नेहरू जी का फेलियर भी देखे हम लोग। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी टेन्योर देखा है, ताशकंद एग्रीमेंट में क्या हुआ था वो भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद सत्ता पे इंदिरा गांधी का आना, इंदिरा गांधी को इनिशियली कितना कुछ चैलेंज झेलना पड़ा, करेक्ट। फिर उसके बाद जानते हो कि 69 में पार्टी टूटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल ओ, इंडियन नेशनल आर, आई, आर इज स्टैंड फॉर आई, है ना, आर बाद में आई बन गया जब फिर प्रचंड बहुमत में जीत के आई इंदिरा गांधी, ठीक है। वी हैव सीन एवरीथिंग। तो पिछले क्लास में हम लोग, यानी क्लास नंबर 9 में हम लोग देखे कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार एक रीजन बना फॉर द असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो वी हैव कवर्ड दैट क्लास। मैं इस क्लास में राजीव गांधी के टेन्योर से बताने से पहले मैं फिर से एक रिकैप करवाना चाहूँगा कि लोकसभा का टेन्योर, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कंट्री में कौन से प्रधानमंत्री रहे, कितना कार्यकाल उनका रहा, और जब इलेक्शन हुआ तो कितना सीट किस पार्टी ने जीता है, और ये चीज़ हम लोग करेंगे। और ये इसलिए करेंगे ताकि इसका यदि नॉलेज होता है किसी स्टूडेंट का तो 5 ईयर प्लान बहुत ईजी हो जाएगा समझना, जो कि आने वाले समय में हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस सब चीज़ को देखते हुए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं इसमें। तो देखो, तो मैं पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट तुम लोग को, फर्स्ट टेन्योर इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्शन होगा 1952, क्योंकि 51 और 52 में तो इलेक्शन ही हुआ है। 52 से लेके कब तक होगा, 57 तक। कॉपी चेक करो जो पढ़ाए हैं तुम लोग को, हाँ ठीक है। ये फर्स्ट लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा जानते हो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व होगा नहीं। तो फर्स्ट लोकसभा का टेन्योर ये रहेगा, और इसमें जो इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था, आईएनसी को कितना मिला था बताओ, 364 मिला था। हाँ, और उस समय टोटल जो सीट्स थे वो 489 था। चलो वो नहीं लिखेंगे इस तरफ, ठीक है। इतना अंडरस्टूड है कि आईएनसी को कितना मिला, 364 सीट्स मिला, यानी कि प्रचंड बहुमत में नेहरू जी जीत के आए हैं। सेकेंड लोकसभा का टेन्योर क्या होगा, 1957 टू, बताओ बच्चे लोग, पूरा 5 साल टेन्योर गया है ना जी, हाँ, तो 63 हो जाएगा, करेक्ट। इसमें जो आईएनसी फिर नेहरू जी जाएंगे, इसमें और अच्छा मिलेगा, डेट इज 371। आर यू करेक्ट, हाँ 371, करेक्ट। हाँ, थर्ड लोकसभा कब होगा, 1963। अरे बच्चे लोग, तुम लोगों को बताया गया है ना, अरे उसमें लिखे हैं, हम देखो वहां पे ठीक से, कांग्रेस का 361 है। हाँ वही तो गलत बता दिया ना तुम लोग। नहीं सेकंड का नहीं, थर्ड का बता। हाँ थर्ड का, अच्छा कोई बात नहीं। इधर टेन्योर बताओ, टेन्योर इधर बताओ जल्दी से। 1957 से 62 तक। हाँ 62 तक होगा ये। और थर्ड लोकसभा बताओ। 1962 से 67। हाँ इस तरह बताओ ना, 67 तक। हाँ इसमें देखो, अभी भी नेहरू जी जीवित है, नेहरू जी जीवित है ना जी। इसमें आईएनसी कितना मिलेगा, 361। इसमें कितना मिला, हाँ बिल्कुल।
क्योंकि इस टेन्योर को कंप्लीट करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। थर्ड लोकसभा, हाँ सॉरी, फोर्थ लोकसभा ये कब होगा? 67 से लेके 70 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि पूरा नहीं होगा, 5 साल पूरा नहीं जाएगा ये। इसमें देखोगे आईएनसी, आईएनसी पूरा नहीं बोलेंगे, आईएनसी आर बोलेंगे क्योंकि 69 में ब्रेक हो चुका है 2 पार्टी। आईएनसी आर को कितना मिलेगा? 283, यानी कि पहले कंपेयर में बहुत कम आया, पहले कंपेयर में कम आया ना जी। अच्छा नहीं अभी भी आईएनसी है, आई एम सॉरी, क्योंकि इलेक्शन हुआ इसमें 69 में टूटेगा। आईएनसी कितना है? हाँ अभी आईएनसी है। आईएनसी कितना? 283 मिला। इसमें बताओ किस अपोजिशन को कितना मिला? जो प्रमुख अपोजिशन पार्टी कौन बन के आया था? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी को शायद 44 सीट मिला था इसी में। स्वतंत्र पार्टी, अरे तुम लोग देख के नहीं बोल पा रहा है ठीक से। स्वतंत्र पार्टी फिफ्थ लोकसभा, से लेके 1977 तक, करेक्ट 97, क्योंकि इमरजेंसी लगेगा, 21 मंथ का इमरजेंसी यहीं पे लगेगा। तो इसमें हम देखेंगे आईएनसी आर, वही आईएनसी आर अब बन गया आईएनसी, वही आईएनसी आर बन गया आईएनसी आई। आर स्टैंड फॉर आई, यानी कि इंदिरा गांधी का आईएनसी है ये। इसमें फिर प्रचंड बहुमत में जीत के आई है। हाँ, और कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ दे, हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जोड़ दे, सीपीआई को भी जोड़ दे, तो सीपीआई कितना मिला था? 23 सीट मिला था, कई बार मैं लिखा चुका हूं, 375 सीट्स। आया समझ में? चलो यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं, यहां तक हो चुका है। ये फिफ्थ लोकसभा है, ये टेनोर याद होना चाहिए तुम लोग को अजय से। तो देखो यहाँ पे कोई भी मेन अपोजिशन पार्टी नहीं है। यहाँ पे मेन अपोजिशन पार्टी का जो बात होगा यहीं पे होगा 1969 में। यहीं पे तुम्हारा आईएनसी ओ है ना, आईएनसी ओ और आईएनसी आर हो जाएगा। इसको जो लीड करेंगे के कामराज करेंगे शुरू में, फिर मोरारजी देसाई करेंगे, और यहाँ इंदिरा गांधी इसको लीड करेगी। बाद में इंदिरा गांधी, जानते हो कि इंदिरा गांधी ही फैसला रहेगी आईएनसी का। तो ये फिफ्थ लोकसभा तक का बात है, फिफ्थ लोकसभा। अब हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ लोकसभा का। अब सिक्स्थ लोकसभा 1977 से लेके 1979 तक, मात्र वही 2-2.5 साल के लिए होगा ये। अब इसमें देखोगे बच्चे लोग, इसमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ गणित चेंज हो जाएगा, यहाँ पूरी तरीके से सत्ता में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें देखोगे कि जो जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जेपी नारायण है ना, सभी जितने ही पार्टी थे सब एक साथ शामिल हो गए और जनता पार्टी बन गया, करेक्ट, इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए। तो जनता पार्टी, यहां जो विनर होगा जनता पार्टी होगा। 295 सीट्स मिलेगा जनता पार्टी को, सबको जोड़ के, और एक ही सिंबल के अंदर लड़े हैं ये सब। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जनता पार्टी, और इस समय आईएनसी, आईएनसी अब आई कह सकते हो, कितना मिला? 154 सीट्स। तो माइनॉरिटी में आ गई इंदिरा गांधी, माइनॉरिटी में आ गई इंदिरा गांधी। यहाँ पे आ रहा है समझ में ये चीज? माइनॉरिटी में आ गए। मगर क्या हुआ, इस बीच में कुछ इवेंट हुआ है। चौधरी चरण सिंह अपना जो पार्टी है तोड़ के चले गए और प्रेसिडेंट को बोले कि हम बनाने के लिए तैयार है, 1 महीने के लिए बने हो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि यहाँ असेंबली है, किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है। जब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर से इलेक्शन होगा। हाँ, 7th लोकसभा। अब देखो 7th लोकसभा, 7th लोकसभा देखोगे तो 1980 यानी कि दिसंबर 1980 से लेके नवंबर है ये। हाँ अच्छा, छोड़ दो ये मंथ, छोड़ दो। 1980 से लेके 1984 तक, जब तक इंदिरा गांधी जीवित रहेगी, या फिर
जब आगे राजीव गांधी कैरी करेंगे उसको। 5 साल का ही टेन्योर रहेगा। हम 5 साल टेन्योर से पहले ही इंदिरा गांधी का देहांत हो जाता है, असासिनेट हो जाता है। वही 5 साल गया, 80 से जोड़ोगे 84 तक, समझ गए ना? हाँ, तो यहां पे देखोगे फिर इंदिरा गांधी INCI कितना मिला इनको? हाँ देखो 353 सीट्स मिला। और कोई पार्टी, दूसरा पार्टी? हाँ देखो जनता पार्टी, यही जनता पार्टी बाबू, जिसको 295 सीट्स मिला था। बट अब ये जनता पार्टी नहीं रहा, ये जनता पार्टी सेकुलर हो गया, क्योंकि बहुत सारा पार्टी वहां से निकल गया, बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टी थे वो निकल गया। उसका नाम क्या हो गया? जनता पार्टी सेकुलर, ब्रैकेट में सेकुलर लिख दोगे। अब पहले ऐसा वो जनता पार्टी नहीं रहा। कितना सीट मिला इसमें? 41 सीट्स। लिखते चलोगे, इसका मतलब मजबूत है इंदिरा गांधी अभी भी। हाँ पावरफुल है अभी भी, बहुत पावरफुल है वो इंदिरा गांधी, देख रहे हो ना? तो ये फर्स्ट लोकसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड लोकसभा, फोर्थ लोकसभा, फिफ्थ लोकसभा, सिक्स्थ लोकसभा और 7th लोकसभा। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, अब 8th लोकसभा होगा। ठीक है, हाँ इसका बताओगे? हाँ दिसंबर में बता रहा, दिसंबर 1984 से लेके नवंबर 1989। अब देखो, चूंकि इंदिरा गांधी का देहांत हो चुका है, तो आनन फानन में राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आनन फानन में। ठीक है, क्योंकि जानने को स्थिति ऐसा हो गया था। मगर जब राजीव गांधी इलेक्शन के लिए गए तो प्रचंड बहुमत में जीते। अभी तक रिकॉर्ड है, इतना कोई सीट नहीं जीत पाया है, ना ही नेहरू जी। 404 सीट, जनता पार्टी 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट। ये स्थिति है। मतलब इंडियन हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद ही कभी होगा इस तरह का। ठीक है, और कह सकते हो कि ये करिश्मा राजीव गांधी का नहीं है, ये करिश्मा इंदिरा गांधी का है, कि जो इंदिरा गांधी गुजरी है तो उसका रिजल्ट राजीव गांधी को मिला है। तो यहां पे देखोगे बच्चे लोग INCI को, क्योंकि इंदिरा गांधी ही रिप्रेजेंट करेगी, इंदिरा गांधी के नाम पे ही वोट मिलेगा वो। तो कितना सीट मिला यहाँ पे? 404। छोड़ दो, अपोजिशन का बात ही छोड़ दो। जनता पार्टी 2 सीट और बीजेपी 2 सीट, ये स्थिति है। आ रहा है समझ में ना? तो ये 8th लोकसभा का बात है, यानी कि 8th लोकसभा में जो पूरी तरीके से 5 साल का जो कार्यकाल चलाया है वो राजीव गांधी चलाए हैं, बहुत अच्छे से चलाए हैं। हाँ इसमें और भी होगा, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसमें। और ये जब रूल कर रहे थे तो उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाए थे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, समझे ना? एंटी डिफेक्शन लॉ यही लाए ना, और पॉलिटिकल स्टेबल हो सके। तो देखो ये बहुत बड़ी बात है, 404 सीट लाना। अब देखो, वही बात है, कभी आप सत्ता पे हो, कभी आप नहीं रहोगे। फिर इलेक्शन होगा। जब 1989 में इलेक्शन होगा 9th लोकसभा के लिए, तो राजीव गांधी हार जाएंगे, मैंडेट नहीं मिलेगा उसको। ये भी तो बिना की बात है। जिस आदमी को आपने 404 सीट से नवाजा था, जब उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ, फिर से वो इलेक्शन लड़ने गए, तो उनको मैंडेट नहीं मिलता है। जस्ट आयरनी। और उसके बाद जनता दल, जनता पार्टी नहीं, जनता दल, जनता दल को, हालांकि अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, मगर इतना सीट नहीं है कि वो सरकार बना सके। तो इस चीज का फायदा उठाता है सेकंड वाला पार्टी, जनता दल। जनता दल कोलिशन में बना देगा पार्टी, मतलब सरकार बना देगा। तो वही बात है, खिचड़ी वाला सरकार कितना दिन चलेगा? 8 लोकसभा याद रहेगा ना? इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखो, काम आएगा ये सब चीज। हाँ इसमें बीजेपी बहुत अच्छा 84 सीट लेके आता है बीजेपी, 84-88 सीट लेके आएगा इसमें, है ना? ऐसे कुछ बहुत अच्छा इसमें स्ट्राइक रेट अच्छा है अटल बिहारी वाजपेयी का। चलो देखते हैं 9th लोकसभा। 9th लोकसभा होगा तुम्हारा, डेट देखो उसमें, दिसंबर से लेके मार्च 1991। इसका मतलब कितना छोटा है ये, नहीं ये टेन्योर है। मगर जब इलेक्शन होगा 1989 का इलेक्शन होगा, तो उसमें INCI, अब INC सिंपल बोल सकते हैं हम लोग। कितना आया था सीट? 197। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। देखो अभी भी जनता पार्टी, जनता दल,
जनता दल को कितना मिला? 153। 143। जनता दल को कितना मिला? 143 सीट्स मिला है, ठीक है। और बीजेपी को कितना मिला? 85 सीट्स बीजेपी ने समर्थन दे दिया यहाँ पे। तो पहली बार भारत के इतिहास में एक अलग ही सरकार बनने जा रहा है। इसको किनारे पर रख दिया और यहां से जो सरकार बनेगा, अब देखो वो नेशनल फ्रंट का ना, और इसको जो लीड करेंगे बीपी सिंह होंगे। बीपी सिंह, क्योंकि बीपी सिंह जनता दल से आते थे, तो बीपी सिंह का सरकार बनेगा। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बोलेंगे इसको, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनेगा। और इसका जो टेन्योर होगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे, इसका जो टेन्योर होगा दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 90। बीपी सिंह भी ज़्यादा रूल नहीं कर पाएंगे, समझो लगभग 1 साल के लिए बीपी सिंह होंगे। उसके बाद कह सकते हो, हाँ, नवंबर या दिसंबर, देखो जरा, नवंबर 1990 से लेके जून 1991 चंद्रशेखर होंगे, जो बलिया से सांसद थे। चंद्रशेखर पीएम बनेंगे। और इसी समय कंट्री का स्थिति बहुत खराब है, हमें आईएमएफ में सोना वगैरह रखना पड़ रहा है और प्रेशर हो रहा है उधर से कि भाई एलपीजी करो। तो फाइनली हम लोग पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में एलपीजी किए हैं। तो ये 9th लोकसभा का घटना है ये सब चीज़, यानी कि 9th लोकसभा लंबा चल ही नहीं पाया, देख रहे हो ना, चल ही नहीं पाया ये। हाँ, कहोगी सर ये आप मार्च लिखे हैं और आप यहाँ पे जून लिखे हैं, तो बाबू पता है लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है, फिर भी आप एग्जीक्यूटिव आगे बढ़ सकता है जब तक फ्रेश इलेक्शन ना हो जाए। जून में फ्रेश इलेक्शन होगा फिर। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे ये 9th हो गया, 10th लोकसभा देखोगे, 10th लोकसभा का जो टेन्योर होगा वो जून से होगा। जून से मतलब जून में इलेक्शन होगा। हाँ, जून 1991 में इलेक्शन होगा, यानी कि 1991 से लेके 1996 तक अब आएंगे प्रधानमंत्री भारत के, जो सबसे आइकॉनिक प्रधानमंत्री होंगे और उनका नाम होगा पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव 10th लोकसभा के मेंबर हैं, समझे ना, पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय जो आईएनसी को जो सीट मिलेगा, क्योंकि आईएनसी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, तो आईएनसी को सीट कितना मिलेगा देखो, 244। जैसे अभी बीजेपी का स्थिति है, अभी बीजेपी का 240 है ना, और यहाँ पे जनता दल इसको सपोर्ट कर देता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत अच्छे छवि के नेता थे, जनता दल यहाँ सपोर्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ये बन जाएगा। और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे 10th लोकसभा में, और 96 तक चलेगा। तो यहीं तक काम है हमारा, ठीक है, देखना कि क्या क्या हुआ था घटना। तो लोकसभा का टेन्योर याद करना जरूरी है तुम लोग को। तो देख रहे हो ना स्टूडेंट, एक तो देखो कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस हुआ। सबसे बड़ा एक दिन लोकसभा के टेन्योर में डिस्टर्बेंस देखोगे, ये हो गया। सेकंड देखो तो कितना आया है 10th लोकसभा में, आईएनसी को 244 मिला है, दूसरे को कितना मिला है, हाँ 244, ठीक है। जनता दल उसमें सपोर्ट, देखो ना लगभग बहुमत के आसपास जनता दल ने सपोर्ट कर दिया, हो गया, बात खत्म। नहीं, वो दूसरे पार्टीज थे, सोशलिस्ट बात समझे ना, ये हो गया। अब देखो इसमें अलग से तुम लोग को बताया गया है, ठीक है, ये एक तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुम लोग को याद रहेगा, तो एक क्रोनोलॉजी दिमाग में रहेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये पीआईडी में कहीं है नहीं, इसको खोज के हमने क्या किया, रिसर्च, एक तरह से रिसर्च किया है कि क्या क्या रहा है। अच्छा, यदि मैं अभी तक बात करूँ, 96 तक बात करूँ, तो कौन सा लोकसभा में डिस्टर्बेंस रहा है, यानी कौन सा लोकसभा है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लिख दोगे यहाँ पे साइड में डिस्टर्बेंस, हाँ डिस्टर्बेंस, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लिख सकते हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन लोकसभा। तो याद करो सबसे पहले जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया था इंदिरा गांधी के टाइम में,
तो इंदिरा गांधी का जो टेन्योर था 1967 से लेके 70 वाला, वो बताओ कौन सा लोकसभा है? 4th लोकसभा है, तो 4th लोकसभा लिख लो। उसके बाद जो डिस्टर्बेंस आया है फिर जनता पार्टी का, वो कब था तुम्हारा? 1977 से लेके 79, ये 6th लोकसभा है डिस्टर्बेंस। फिर ये भी तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, देखो ये, इसके बाद यही डिस्टर्बेंस आएगा 1989 से लेके 91, ये कौन सा लोकसभा है? 9th लोकसभा अभी तक। हाँ, आगे और भी डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार जानते हो, कोई 6 महीना के लिए फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा दुनिया भर का चीज, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। अभी तक जब 1996 तक बात करें तो उससे पहले जो डिस्टर्बेंस हुआ है, जहां 5 साल टेन्योर नहीं रहा है, तो ये सब है 4th लोकसभा, 6th लोकसभा, 9th लोकसभा। वो भी डिस्टर्बेंस ही है एक तरह से। हाँ, वो भी तुम सही बोल रहे हो, वो भी एक तरह से डिस्टर्बेंस ही है, लिख दो, सही है। ज़्यादा होना भी तो डिस्टर्बेंस ही है। अच्छा, कौन सा लोकसभा होगा ये? 5th लोकसभा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको नोट करके साइड में रख दोगे अभी तक, फिर आगे पढ़ाएंगे, आगे उसमें और ऐड करेंगे हम लोग। आया समझ में ये चीज़ किस तरह गया है, टेन्योर किस तरह हुआ है? मिटा देना, चलो ये विषय था ही नहीं हमारा, ठीक है, हमारा विषय दूसरा था, बस हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। बीबी सिंह कोई पूछेगा बता दोगे ना टेन्योर बीबी सिंह का? हाँ, बीबी गिरी प्रेसिडेंट बने थे, याद है तुम लोग को? संजीवा रेड्डी वर्सेस बीबी गिरी, प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ था। और संजीवा रेड्डी कोई छोटा आदमी नहीं है, संजीवा रेड्डी लोकसभा के स्पीकर थे उस समय के, और बीबी गिरी भी कोई छोटा आदमी नहीं है। बीबी गिरी भी कौन थे उस समय? वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वही वाइस प्रेसिडेंट से प्रमोट होकर प्रेसिडेंट बने थे। एक ही टेन्योर में 2 पीएम बन सकता है ना? एक टेन्योर में 2, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बन सकते, बन सकते हैं। देखो हो ही रहा है, चंद्रशेखर वाला हो ही गया था, चौधरी चरण सिंह वाला हुआ था, हमने देखा है इस चीज को। तो देखो जब एक टेन्योर में 2 प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यही स्थिति होगा, फिर टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। हमने दोनों का ही एग्जाम्पल देखा है, और ये हुआ है लगातार हिस्ट्री में कि यदि एक टेन्योर में 2 प्राइम मिनिस्टर 3 प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो फिर स्टेबल नहीं रह पाएगा, सरकार गिर जाएगा ना। देखो ना, एग्जाम्पल है, तुम जनता पार्टी का देख लो, तुम इधर का नेशनल फ्रंट का पार्टी का नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का देख लो, समझ गए स्टूडेंट? चलो कमिंग बैक टू द क्लास। अब देखो, अब बच्चे लोग ये जरूर पता होना चाहिए तुम लोग को कि राजीव गांधी भी इलेक्शन हारे हुए हैं। अन्यथा हमें क्या लगता है, हमारे दिमाग में एक गलत फहमी ये है कि राजीव गांधी बहुमत का सरकार था और उनका असासिनेट हो गया। ऐसा नहीं है। राजीव गांधी हार चुके हैं इलेक्शन। देखे ना हम लोग, 404 सीट मिला, बहुमत का सरकार, उसके बाद फिर इलेक्शन में गए तो वो हारे हैं, 89 में हारे हैं। और मई 1991 में उनका असासिनेशन हुआ है। तो जब उनका असासिनेशन हुआ तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चंद्रशेखर थे। देख लो टेन्योर में, उसमें तुम देख सकते हो, क्योंकि जून तक रहे ना वो। तो ये याद होना चाहिए कि मई 1991 में राजीव गांधी का असासिनेशन हुआ, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के वो चंद्रशेखर थे, जो बलिया से आते थे, सांसद। चलो ठीक है, अब देखो, चलो शुरुआत करते हैं राजीव गांधी का टेन्योर, है ना। अब क्लास यहां से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट समझो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक रीजन बना फॉर द असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो असासिनेशन हुआ है वो सबसे बड़ा रीजन ब्लू स्टार है, असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी का देहांत होगा तो राइज ऑफ राजीव गांधी आएंगे। और ये राजीव गांधी का राइज तो हमें दिख ही गया 1980 और 84 के इलेक्शन में। वी हैव सीन ना कि आईएनसी को कितना मिला, 404 सीट मिला। तो इससे साफ साफ पता चल गया कि राजीव गांधी का इमर्ज हुआ है। अच्छा, जब राजीव गांधी सत्ता पे आए तो राजीव गांधी के लिए भी बहुत चैलेंज था। तो उस समय देखोगे, हाँ उस समय देखोगे स्टूडेंट, राजीव गांधी, देखो राजीव गांधी एक बहुत पॉपुलर लीडर बन गए थे,
क्योंकि उनका तरीका बहुत डिफरेंट था बाकी लोग से। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका जो पहला जो साल था ये लोगों से जाके मिलते थे। बढ़िया बात ये है, ये रियल प्राइम मिनिस्टर वाले क्वालिटी है ये किसी के अंदर भी। भले ही आप ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर का बेटा रहे, वो बात दूसरा है। पहला साल देखोगे इनका, यानी कि 80 का जो समय देखोगे, वो नीचे जाते थे, ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलते थे, और जो भी उनका काम रहता था, जैसे जनता दरबार लगता है ना अभी सीएम और सीएम सब काम, उसी तरह काम करते थे। मान लो कोई भी कलेक्टर, कोई भी डीएम ने कुछ काम नहीं किया, कोई भी कागज फंसा हुआ है, तो जाकर कुछ करवा देते थे, तो लोकप्रिय हो रहे थे। तो 1980 में इनका अप्रोच बहुत डिफरेंट था अभी तक के प्राइम मिनिस्टर से, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर। तुम जान के हैरान हो जाओगे, जो आदमी को राजनीति का आर भी नहीं आता है, मगर जब उसको राजनीति में रखा गया तो उसने बहुत खूबसूरत काम करके दिया है। ये अलग बात है कि कहीं मिस्टेक होता है तो वो बहुत बड़ा रीजन बनता है असासिनेशन का। इनका असासिनेशन का रीजन बना LTTE, श्रीलंका का इशू बना इनका। हाँ बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, और बहुत जानते हो ज्वलंत मुद्दा था उस समय का। तो राजीव गांधी, वही बात है कि शुरुआत में बहुत ही अच्छा अप्रोच था इनका, इनिशियल पीरियड कहोगे तो ये जाते थे, डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे लोग से, डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे पीपल से, उसका काम, उनका काम भी करवा देते थे। बहुत अच्छा सोच इनका। हाँ, राजीव गांधी के लिए समस्या है, पंजाब अभी भी समस्या है कि नहीं है? सबसे अच्छा काम राजीव गांधी ने पंजाब को बहुत अच्छा कर दिया। कैसे? देखो, पंजाब अभी भी सुलग रहा है, क्योंकि जानते हो पंजाब में क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, करेक्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और उसके बाद सिख का दंगा हो गया, नहीं, बहुत बड़ा सिख का दंगा हो गया, तो कितना गलत मैसेज जाएगा। तो देखो बच्चे लोग, उस समय जो अकाली दल के जो लीडर थे, अकाली दल के एक बहुत बड़े लीडर, लीडर संत लोंगेवाल, संत लोंगेवाल, ठीक है, और भी इनका नाम है बीच में, लोंगेवाल कहोगे तो चलेगा, हाँ, हरचरण सिंह लोंगेवाल। तो लोंगेवाल ने प्रधानमंत्री पीएम राजीव गांधी से बात की है, राजीव गांधी से बातचीत हुआ, और इतना खूबसूरत बातचीत हुआ है, इसमें ये बात निकल के आया दोनों के बीच में कि जो बहुत लंबा इशू था कि चंडीगढ़ पंजाब को देना है, तो राजीव गांधी ने ये प्रॉमिस किया कि हम चंडीगढ़ तुमको देंगे टाइम फ्रेम मैनर में, अभी नहीं, समय के साथ, क्योंकि अभी दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो इशू ऑफ चंडीगढ़ का बात हुआ उसमें कि चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम में। वाटर शेयरिंग पे बात हुआ, वाटर शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रहा था कि पंजाब को मिलना चाहिए, तो उस पर भी बात हुआ। और इसमें यह भी बोला गया कि फिर से सेंटर और स्टेट रिलेशन पर रिव्यू किया जाएगा, यानी कि पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशन, सेंटर और स्टेट रिलेशन होता है ना, उस पर फिर रिव्यू होगा, सेंटर और पंजाब स्टेट का रिलेशन का रिव्यू होगा। तो ये तो एक तरह से मसीहा संत लोंगेवाल, एक तो सरकार, क्योंकि देखो युद्ध कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है, पीस टॉक ही होना चाहिए सोल्यूशन के रूप में, मगर कई लोगों को ये रास नहीं आया। पंजाब इज नोन फॉर द मिलिटेंट्स, उस समय तो और ज़्यादा जाना जाता था, खालिस्तान का इशू सब। तो दो मिलिटेंट ने संत लोंगेवाल को भी शॉट डेड कर दिया, मार दिया। 2 मिलिटेंट शॉट असासिनेट संत लोंगेवाल, इनको भी मार दिया। अब ये अकाली दल से आते थे, जब इनको मार दिया गया तो अब सिंपैथी, यहाँ पे भी इलेक्शन होगा स्टूडेंट। और इतना ही नहीं, एक चीज और था कि प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये भी प्रॉमिस था उसमें कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जाएगा। यही होता है प्रॉमिस कि स्टेट जब तक लॉ एंड ऑर्डर को बहाल ना कर ले तब तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। तो इसमें देखो चंडीगढ़ का इशू, वाटर शेयरिंग इशू, सेंटर स्टेट रिलेशन का रिव्यू और प्रेसिडेंट रूल रिवोक करने का, ये सभी बात था इसमें। तो कह सकते हो कि एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल पेश किया था संत लोंगेवाल ने। मैं क्या हुआ, शॉट डेड। उसके बाद जानते हो कि जब फिर से स्टेट असेंबली हुआ, स्टेट इलेक्शन होगा, तो अकाली दल पहली बार पंजाब की हिस्ट्री में
रूल करेगा अकेले दम पे। तो सिंपैथी वोट मिला है। संत लोंगेवाल मर गए तो इसका फायदा किसको मिला है? अकाली दल को। अकाली दल विक्टोरियस इन स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा ना जी, प्रेसिडेंट रूल हटा दिया जाएगा तो जीत गए। आया समझ में? ये पंजाब। आप देखो उसके बाद जानते हो कि राजीव गांधी ने पंजाब के लिए और भी ऑपरेशन चलाया था 2 फेज में, पिछले क्लास में बताए थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला है, एनएसजी ने चलाया था ये, कैरिड बाय एनएसजी 2 फेज में 1986 और 1988 में। और इससे जो भी बचा हुआ रिमेनेंट जो मिलिटेंट्स लोग थे, जो अभी भी गोल्डन टेम्पल को घेर के बैठे हुए थे, छोटे छोटे लोग सब, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, सबको साफ कर दिया गया। और पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब का, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का जो है वो अच्छा हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने बहुत सुंदर काम किया है पंजाब से अग्रीमेंट करके, ठीक है। और इसका फायदा अकाली दल को मिला इलेक्शन में बाय द लॉस ऑफ संत लोंगेवाल। उसके बाद ऑपरेशन थंडर, ब्लैक थंडर करके जो भी प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर का, जो भी मिलिटेंट का प्रॉब्लम था, जो भी खालिस्तानी इशू बैक बर्नर। और अभी देखो 2023 में फिर से वो उभर के आया है। तो उसका शांत हो गया पंजाब, पूरी तरीके से शांत। यानी कि पंजाब में नॉर्मेलिटी किसी ने लाया है, उसमें जो क्रेडिट जाता है तो इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद जो भी काम बच गया था वो राजीव गांधी ने पूरा कर दिया। तो क्रेडिट मिलना चाहिए राजीव गांधी को, समझ गए ना? राजीव गांधी को इस चीज़ के लिए क्रेडिट मिलेगा। अब देखो, चलो इसको देख लो, पंजाब का इशू कंप्लीटेड। अभी बहुत सारा राज्य, पता है माथा खराब करेगा बहुत सारे स्टेट सब। अभी बहुत कुछ हो रहा है। देखो आसाम में, यही अकॉर्ड करते हैं आसाम का। अब आसाम का देखो, नॉर्थ ईस्ट का अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट। नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट तो एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा इसके बाद। इस टाइम में नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंसर्जेंसी चलेगा, बहुत ज़्यादा। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले आसाम देखते हैं। आसाम तो राजीव गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है स्टूडेंट, कंट्री को बचाया है, एक यूनाइट करने में बहुत हेल्प किया है राजीव गांधी ने। आसाम देखो, आसाम में हुआ क्या? आसाम में जानते हो कि इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा था शुरू से ही। इलीगल माइग्रेशन जो है शुरू से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और बढ़ ही रहा था ये। याद करो, इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनवाया 1971 में, वही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करेंगे आसाम में। और जहाँ पे इंदिरा गांधी ने 4 मिलियन पीपल को अलाउ कर दिया, 4 मिलियन पीपल यानी कि 40 लाख जो बांग्लादेशी लोग सब है वो आसाम में रह सकते हैं, ऐसा इंदिरा गांधी ने बोल दिया था। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे समझ सकते हो 1970s में। यानी कि अलाउ कर दिया गया, 4 मिलियन रिफ्यूजी को अलाउ कर दिया कि आसाम में वो सेटल हो जाएंगे। बंगाली अलग से ही ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे। अब बंगाली लोग को देखना नहीं चाहता है आसमिस लोग, क्योंकि बंगाली कल्चर इन्फोर्स होगा वहाँ पे। याद करो, लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ पे आके वो किए थे, इंटरफेयर किए थे 60s में आके। बोले थे ना कि जहाँ जहाँ बंगाली ज़्यादा है वहाँ बंगाली बोल सकता है। और ऐसे तो आसाम का जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आसमीज है। तो वो कहीं ना कहीं मामला को ठंडा किए थे लाल बहादुर शास्त्री भी। मैं इशू यहाँ पे बहुत तगड़ा हो गया। अब आसू और भी बहुत सारा ग्रुप, आसू वही आसाम स्टूडेंट जो ग्रुप था, आसू है ना, आसाम है ना, आसाम का क्या बोले, ऐसे कुछ है, समझो ना, ये स्टूडेंट्स ग्रुप, स्टूडेंट्स यूनियन है आसाम का। आसाम का जो स्टूडेंट जो यूनियन है, इसने काम बिगाड़ दिया। नहीं, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, समझा, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। अब ये इतना ज्वलंत हो गया मुद्दा तब स्टार्ट हुआ विद्यार्थी लोग, बात समझो, कि 1978 में वहाँ के जो एक एमपी थे उनका डेथ हो गया, वो मर गए। जब मर गए तो फिर से फ्रेश इलेक्शन होगा, जानते हो, टेन्योर से पहले यदि मर जाए, 5 साल से पहले मर जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि बाई इलेक्शन हो सकता है तो बिल्कुल इलेक्शन करेगा। तो फ्रेश इलेक्शन हुआ। अब ये फ्रेश इलेक्शन का जब बात आया, तो जब इलेक्ट्रोल रोल्स बना,
कौन कौन वोट देगा, इलेक्ट्रोल्स बना, तो अचानक जो वोटर्स है ना, अचानक वोटर का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो माथा खराब हुआ स्टूडेंट्स लोग का वहाँ का कि अचानक कैसे बढ़ गया, अचानक वोटर लिस्ट में नाम कैसे बढ़ गया। इसका मतलब पक्का बाहर से जो लोग आए थे उसको वोटर आईडी मिल गया होगा। ये लोग आके बस गए तो एक लहर दौड़ा कि चिन्हित करो और मारो पकड़ के। और इतना ब्रूचुअल मर्डर हुआ है नीली मासाकार, इतना बुरा हुआ है कि जिसको बोलने में भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे को मार दिया गया पकड़ के। तो फ्रेश इलेक्शन में जब इलेक्टोरल रोल्स में वोटर्स बढ़े हैं तो अप्रहेंशन होना लगा। और 1983 में बच्चे लोग, 1983 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना था असम में। अब देखो सरकार ने भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। देखो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गलती है कि 1980 के आसपास स्टेट इलेक्शन होना था, वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होना था। तो ये जो आसू है ना, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और इस तरह का और भी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का डिमांड था कि इलेक्शन अभी नहीं होगा, पहले इलेक्टोरल रोल चेक किया जाएगा ठीक से। जो भी लोग, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा तो यहीं से उठ गया था बाई इलेक्शन से ही। इसमें भी बोला कि विधानसभा इलेक्शन से पहले हम चेक करेंगे, एनआरसी वाला प्रोविजंस हो, जो रियल वोटर है ये दुनिया भर का चीज। मगर पैरामिलिट्री फोर्स लगा के इलेक्शन करवा दिया गया। बात समझे ना, पैरामिलिट्री फोर्स लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा भेज दिया टुकड़ी। कैसे नहीं इलेक्शन होगा देखते हैं जरा, यानी डायरेक्ट चैलेंज टू द पीपल ऑफ असम। इसका जो बैकक्लैश हुआ स्टूडेंट, वो कोई सोच नहीं सकता है, इतना भयानक बैकक्लैश हुआ, नीली मासाकार हो गया। यदि सेंटर चाहता तो थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था यहाँ पे, पहले वोटर आईडी का इशू देख लेता, उसके बाद फ्रेश सिलेक्शन करवाता तो ज़्यादा बेटर रहता। नीली मासाकार हो गया। नीली मासाकार आसाम का जो जगह देखोगे ना तो बीच में पड़ता है, आसाम का सेंट्रल एरिया। नीली मतलब आसाम का सेंट्रल प्लेस, यानी प्लेस इन सेंट्रल रीजन ऑफ आसाम, प्लेस इन सेंट्रल रीजन ऑफ आसाम, असम जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बसा हुआ है ये जगह। और यहाँ पे, और ये देखो गजब बात है, रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। आमतौर पे जो दंगा होता है वो अर्बन एरियाज में होता है, मगर गजब बात हुआ है कि जो दंगा यहाँ पे जो हुआ वो रूरल एरिया में, गांव में हो गया। और अनगिनत लोग मारे गए इसमें, छोटे छोटे बच्चे लोग, रौंद दिया गया पकड़ के बच्चे लोग को, बहुत सारे लोग मारे गए। इसका अभी भी फोटोग्राफ सब इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म। इसके ऊपर फिर तिवारी कमीशन बैठा, कल पिछले क्लास में देखे थे नानावती कमीशन बैठा था, तिवारी कमीशन बैठा। बट तिवारी कमीशन का जो भी रिपोर्ट आया उसको पब्लिक नहीं किया गया। सोचो, पब्लिक नहीं किया गया है, अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है ये। इसका मतलब कितने लोग मारे गए होंगे इसमें, अभी तक किसी को नहीं पता है कि कितना संख्या होगा इसके अंदर। तो तिवारी कमीशन जो बैठा है नीली मासाकार के बाद, उस कमीशन को अभी तक शायद 3 रिपोर्ट था उसमें, अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जो भी सरकार आई है तो वो सरकार पब्लिश नहीं की है, उसको पब्लिक नहीं की है। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग पकड़े गए इसमें, ये नीली मासाकार में, अब फिर 1985 में आसाम अकॉर्ड होगा, आसाम अकॉर्ड, क्योंकि अब मामला बहुत गंभीर है तो इसमें कट ऑफ डेट निकाला गया। कट ऑफ डेट निकाला गया कि जो भी 1951 में जो एनआरसी में था आसाम का पॉपुलेशन, 1951 में हुआ था ना सेंसस, तो उसमें आया होगा ना, तो वो प्लस 1961 से लेके मार्च 24 1971 तक, बांग्लादेश जिस दिन बना, उसके बीच में यदि कोई आदमी आया है तो उसको अलाउ कर रहे हैं, बट उसके बाद कोई आ रहा है तो उसको हम डिपोर्ट कर देंगे। तो ये कट ऑफ डेट निकाला गया और जितने भी लोग दोषी थे नीली मासाकार में सबको छोड़ दिया गया। समझ रहे हो ना? ब्रूचुअल मर्डर हुआ है, ठीक है ना? इतना भयानक दंगा कि पता ही नहीं लोग को कितना बड़ा दंगा था ये। मैं जितने भी लोग थे कई लोग के अगेंस्ट तो मिला भी नहीं और छोड़ दिया गया। आसाम अकॉर्ड में यही बात है, चलो ठीक है जो हो गया हो गया,
अब आसाम नॉर्मल रहेगा। उसके बाद फिर से फ्रेश सिलेक्शन हुआ, और ये जो आसू जो है इसने भी एक पॉलिटिकल ग्रुप बना दिया था, तो कांग्रेस पीछे चला गया और वो जीत गया पार्टी। वही होता है पॉलिटिकल माइलेज। कांग्रेस हार गई उसके बाद, मगर फिर से जाता है राजीव गांधी को श्रेय कि इतना जो बॉइलिंग आसाम था, जो भड़का हुआ आसाम था, जिसका स्थिति बहुत खराब था नीली मैसेकर के बाद भी, ठीक है। और ये देखो ये लंबा चला है, समझे, ये लंबा चला है। ये 70s में अपने पीक पे था नीली मैसेकर, समझे, 1980s में भी ये पीक पे था। तो ऐसा जो पीक वाला मैसेकर को यदि राजीव गांधी ने आसाम अकॉर्ड से सॉल्व कर दिया तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है ना राजीव गांधी को। तो 1985 में आसाम अकॉर्ड बना, मामला शांत, और यही मामला जानते हुए 1-1.5 साल पहले आया था एनआरसी के रूप में, अभी भी चल ही रहा है। 61 से 71 तक हाँ। बीच वाले को उस रीजन से दे दिया जाएगा। हाँ, दे दिया जाएगा। वही मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। हाँ। तो उस बीच में आया उसी का अगर बनेगा उसी का अलग बनेगा। हाँ, उसके बाद वह उसका अलग वो नहीं बनेगा उसका वही मुद्दा चल रहा है। मुद्दा। ये बिल्कुल, ये मुद्दा अभी भी मुद्दा चलेगा। ये बात समझे, इससे ठीक है। अब आसाम स्टेबल हो गया, तब से आसाम अभी तक स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे पंजाब को स्टेबल करने का बात हो, चाहे आसाम को स्टेबल करने का बात, तो उसमें राजीव गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आया समझ में स्टूडेंट? नीली मैसेकर समझ में आ जाएगा ना तुम लोग को, तिवारी कमीशन। हमारा दुख ये लगता है, पढ़ाते टीचर है, हम भी आदमी हैं, जब पढ़ाते हैं तो कोई चीज़ हिस्ट्री में गलत हुआ है तो दुख लग जाता है, क्योंकि ये जो लोग मारे गए थे, अच्छा ये नीली मैसेकर में कौन लोग थे जिस मारे गए थे? ये सभी वही लोग थे जो बांग्लादेश से आके सेटल हुए थे, सब मुस्लिम पीजेंट सब लोग थे यहाँ पे। क्योंकि कुछ रिपोर्ट तो आया ना जी, मुस्लिम पीजेंट्स लोग थे जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए थे, ईस्ट पाकिस्तान से। फिर भी कहीं के भी लोग हो, यदि मरते हैं तो आखिर आदमी ही है, बुरा लगता है, मिटा देना ही है। हाँ। एक तो इंदिरा गांधी का वो डिसीजन कि 4 मिलियन पीपल को रखो, उससे आंसू का दिमाग और खराब। देखो घटना सीरीज अब घटना हुआ है, 1978 के बाद वो मरना एमपी का, उसके बाद फिर से वोटर इलेक्टोरल रोल्स बनना, उसमें बढ़ जाना, फिर 83 में ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा देना बिना इलेक्टोरल रोल्स को चेक किए हुए, इससे और इन्फ्यूरेटेड हो गया ये लोग, समझे ना। और बंगाली का इशू शुरू से ही चल रहा है कि बंगाली लोग रिच होते हैं, ये लोग आके पूरी तरीके से, ये लोग को डर था कि कहीं हम लोग को वो सब्ड्यू ना कर दे ये लोग। चलो ये हो गया आसाम का मुद्दा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा बड़ा होगा राजीव गांधी के टाइम में, जान लेना बच्चे लोग, नाको दम कर दिया था, चाहे वो गोरखालैंड का ही इशू ना हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सब दिमाग खराब करके रखा था नॉर्थ ईस्ट। चलो एक नॉर्थ ईस्ट का तो ये हो गया मुद्दा। अब त्रिपुरा का भी देखो, त्रिपुरा का अपना ही चल रहा है। हाँ, त्रिपुरा से पहले मैं मिजोरम का कवर करना चाहता हूँ। मिजोरम का एक अलग ही कहानी चल रहा है। देखो मिजो हिल जानते हो, है ना, वही मिजोरम जो कहोगे। अब मिजो का जो तौर तरीका है, ये बोल रहा है कि हमको सेपरेट कंट्री बनना है, सेपरेट कंट्री बनना है इसको अब। और यहां जो लीडर थे मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। अब देखो ये एक रियल सिचुएशन है कि कहानी शुरू, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, उसका एंड कुछ और है। अब स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है स्टूडेंट कि 1959 में देखोगे ना, तो सिचुएशन यहाँ पे देखो क्या हुआ, वही 1960s के आसपास यहाँ पे फूड का स्कैरसिटी हो गया, फेमिन आ गया, रैट का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, रैट, चूहा, रोडेंट्स। जब रैट का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो और स्कैरसिटी फूड का, वो अनाज खा जाएगा। तो यहाँ पे जो फूड स्कैरसिटी बढ़ गया तेजी से। मुद्दा था प्रोडक्शन पे, अब बाद में मुद्दा चला गया एक सेपरेट नेशन पे, क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट को जो लीड कर रहे थे लाल डंगा, ये बहुत बड़ा लीडर है, ये जो बोला था कि हम बना ही लेंगे अपना एक कंट्री, लाल डंगा, ठीक है, और पूरा तैयार है निकलने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डंगा। पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि हमें अपने स्टेट के अगेंस्ट ही मिलिट्री भेजना पड़ा, फर्स्ट मिजोरम हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई, और क्यों, ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है ये जाके पाकिस्तान से, यानी कि उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी कहोगे बांग्लादेश,
इससे मिलिट्री असिस्टेंट लेने के लिए भी तैयार हो गया और वो दे रहा है। वो बोला आर्म्स दे देंगे, आर्म्स दे देंगे, एम्यूनिशन जो चाहिए हम सब दे देंगे तुमको। क्योंकि देखो वही तो बात है, अभी बांग्लादेश में जो इशू हुआ है सबसे ज़्यादा खतरा हमें नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, कि नॉर्थ ईस्ट फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा इसमें। तो ईस्ट पाकिस्तान ने भी बोला कि मिलिट्री असिस्टेंस देने के लिए तैयार है। आप बताओ, मिजो नेशनल फ्रंट लाल डंगा ने बोला कि हम कंट्री से अलग हो रहे हैं, अनाउंसमेंट दे दिया कि सेसेडेड फ्रॉम इंडिया। जैसे ये घोषणा हो गया तो इंडिया छोड़ेगा थोड़ी, इंडिया यहाँ से मिलिट्री एक्शन होगा। पहली बार भारत ने अपने स्टेट का अगेंस्ट ही मिलिट्री यूज किया, फर्स्ट टाइम। फिर बाद में समझौता हुआ, वही राजीव गांधी थे जी 80s में, लाल डंगा और इंडियन गवर्नमेंट दोनों साथ बैठे, समझौता यही हुआ कि बाबू क्या है यार, तुम एक अपना स्टेट ले लो ना, माथा मत खराब करो, एक स्टेट ले लो और तुमको सीएम बनना, जाओ सीएम बनो, भागो। कांग्रेस साफ सीएम बन गया वो। तो लाल डंगा फर्स्ट सीएम बना है मिजोरम का, कह सकते हो, जो वहाँ का। तो मिजोरम को एक स्टेट बना दिया गया, मिजोरम को एक स्टेट बना दिया गया और जो लाल डंगा है वो सीएम बन गया। इससे प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम खत्म। आ रहा है समझ में ना, इशू कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी कहोगे तो राजीव गांधी का समझ बूझ, वो ये नहीं देखे कांग्रेस हार जाएगा जीत जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो जगह बचाना जरूरी है। वो आसाम अकॉर्ड में भी देखो कांग्रेस तो गया पीछे, कांग्रेस हार गया, यहाँ पे भी बचा लिया, स्टेट बचा लिया। देखो तो ये सब जो डिसीजन है ना, ये एक राजनीति से ऊपर का डिसीजन है, कंट्री के लिए लिया जाता है इस तरह का डिसीजन सब। तो समझे, ये बन गया, ये मामला खत्म। अब सिमिलर इश्यू त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में जो ट्राइबल्स लोग हैं उसने अटैक्स, गोरिल्ला अटैक शुरू कर दिया बंगाली के अगेंस्ट। बंगाली लोग बढ़ गया वहां पे। अभी भी देखोगे डेमोग्राफी पूरा चेंज हो चुका है त्रिपुरा का, पूरा बंगाली भरा हुआ है अभी। तो शुरू से, क्योंकि ट्राइबल्स लोग नहीं चाहता कि बाहर का लोग इंक्रोच करे, तो गोरिल्ला अटैक, गोरिल्ला अटैक ऑन बंगालीज, अधिकतर बंगाली को ही अटैक किया गया वहाँ पे, बहुत सारे लोग को मारा गया। बाद में यहाँ समझौता हुआ कि ठीक है यार, तुम्हारा ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे हम स्टेट असेंबली में, खुश रहो, मामला खत्म हो गया इसका भी। तो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया स्टेट असेंबली में। समझे, त्रिपुरा का कहानी इस तरह खत्म। मगर ट्राइबल्स ने बहुत तगड़ा वार किया है, स्पेशली बंगाली लोग के ऊपर। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था ना, इसलिए लोग को बुरा लगता ही है। अब इशू आएगा, हाँ मिजोरम देखो, अच्छा मिजोरम हो गया, मणिपुर एक अलग ही इशू चल रहा है। हाँ, मणिपुर का एक अपना ही इशू चल रहा है। सॉरी मणिपुर, आई एम सॉरी, मणिपुर का तो चलो ठीक है, मर्जर एग्रीमेंट हो गया था। नागालैंड बहुत सरदर्द रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा सरदर्द। क्योंकि नागालैंड के जो लोग थे, ट्राइबल्स लोग, वो कभी मान ही नहीं रहे थे कि हम भारत का हिस्सा हैं। और वो इशू तो केवल राजीव गांधी तक ही नहीं, वो तो पीवी नरसिम्हा राव तक गया है बात। 80 टॉक हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी तक गया है बात। तो थोड़ा इसमें जोड़ दो, भले ही राजीव गांधी का भी हल्का कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो हम बात कर रहे हैं किसका? हाँ, नागालैंड का बात कर रहे हैं। और नागालैंड भी तो जानते हो आसाम से टूट के बना है ना, बहुत सारे एरिया। नागालैंड में भी बहुत था, और नागालैंड के जो लोग चाहते थे कि हम सेपरेट कंट्री बनाए, सेपरेट, क्योंकि उसका मानना था कि हम इंडिया का भी हिस्सा रहे ही नहीं है, सेपरेट कंट्री बनाना चाह रहा था ये, ठीक है। और बाबू नागास जो लोग, ट्राइबल्स लोग जो है, नागा ट्राइबल्स लोग, इसका अनलाइक अदर इसका अपना फाइटर्स भी था, आर्म्ड फाइटर्स। कैसे लड़ोगे इससे? अभी जान रहे हो ना म्यांमार में क्या इशू है? वहाँ पे ट्री ब्रदर अलायंस है कि नहीं है बताओ, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है कि नहीं वहाँ, एलॉन्ग विथ तत्मादाव। वहाँ पे 3 पावर रूल कर रहा है उस कंट्री में। तो नागालैंड भी देखो म्यांमार से सटा हुआ एरिया है, ठीक से देखोगे तो इन लोग कभी भी नहीं चाह रहा था कि इंडिया, क्यों बोला कि हम इंडिया का भी हिस्सा रहे नहीं या ना रहना चाहते हैं, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हमारा अपना कंट्री होना चाहिए पूरा एकदम। और फाइटर भी है ये लोग का, तो इंडिया का तो और हालत ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का जो
जो लीडर सब है, बहुत तरह का लीडर सब था यहाँ। तो 80 राउंड ऑफ टॉक हुआ है, 80 राउंड ऑफ टॉक हुआ, बातचीत हुआ, जिसमें राजीव गांधी, उसमें और भी बहुत सारे नेता, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, सब बड़े बड़े जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सब इन्वॉल्व हैं। तब जाके क्योंकि नागालैंड का वही था कि नागालिम बनाना है हमको, यानी ग्रेटर, कुछ एरिया उधर से भी लिए, कुछ एरिया मणिपुर से लिए, कुछ एरिया उस तरफ से लिए, वही जैसे खालिस्तान का इशू था ना कि बड़ा वाला एरिया बनाना, जहाँ जहाँ नागा ट्राइब्स रहता है सब पूरा ग्रेटर नागालिम बनाना है। तो बनाने तो देंगे नहीं, तो हम बोले कि चलो ठीक है, तुमको एक सेपरेट कंट्री मत, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि सेपरेट कंट्री तो बाबू नहीं दे सकते तुमको। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सेपरेट कंट्री तो तुमको नहीं दे सकते, हाँ मगर तुमको सेपरेट स्टेट जरूर बना देते हैं। सेपरेट स्टेट बना दिया गया और उसको बोला गया कि तुमको संविधान फॉलो करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तुमको ऑटोनॉमी दे रहे हैं ना, तुम लोग रूल करो अपना चुपचाप शांति से, बाहर निकले क्या जरूरत था। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ नागालैंड का। और नागालैंड का मामला जानते हो बीच बीच में फिर आ जाता है, हाँ बीच बीच में तुरंत आ जाएगा। तो ये हुआ नागालैंड का इशू, समझ गए ना। हाँ, अब इसको डिटेल्स में पढ़ोगे, इसके अंदर बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ जानबूझ के नहीं बताया है, कम ही समझो, ठीक है। इसको डिटेल्स में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट का देखोगे तो उसमें यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। आया त्रिपुरा का मामला है ना, अब जब ये अलग से उसको सेपरेट स्टेट दिया जा रहा था तो मणिपुर वाले लोग अपोज कर रहे थे, नहीं मिलना चाहिए, नहीं फिर हमारा भी खाएगा ये लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उधर भी रह रहे होंगे ना, नागा ट्राइब्स क्या केवल थोड़ी नागालैंड में रहेंगे, उसके आसपास भी रहेंगे, फिर बाद में बोलेगा कि हमको और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। अपोज किए, मगर सरकार को लगा कि नहीं भाई इसको बना ही देते हैं, नहीं तो फिर परेशान हो गए, तो इसको बना दिया गया, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब एक मामला देखते हैं गोरखालैंड का। गोरखालैंड का सब, अब ये चलो, ये तो राजीव गांधी के टेन्योर से आगे बढ़ गया, मगर गोरखालैंड का इशू भी राजीव गांधी के ही टाइम में सॉल्व हुआ है। अब फिर गोरखालैंड भी वही है, गोरखालैंड फिर कभी इशू आ जाता है बीच बीच में, और जिसके वजह से जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो गोरखालैंड क्या है इशू, देखो मतलब जो दार्जिलिंग वाले लोग सब है, दार्जिलिंग में जानते हो कि नेपाली लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे नेपाली लोग बसे हुए हैं, और नेपाली का जो कल्चर है और बंगाली का जो कल्चर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत डिफरेंट, ठीक है, कोई कहीं तक कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों कल्चर में। तो चाहे दार्जिलिंग हो चाहे कालिम्पोंग हो, ये सब एरिया में नेपाली लोग बसे हुए हैं अभी भी, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इन लोगों का बहुत पहले से ही मांग था कि गोरखालैंड होना चाहिए, गोरखा का अपना लैंड होना चाहिए, क्योंकि नेपाली लोग का अपना ही डिस्टिंक्ट कल्चर है, अपना ही लैंग्वेज है, हम क्यों लैंग्वेज फॉलो करेंगे उसका। देखो मेन तो इशू लैंग्वेज को लेकर ही हो जाता है, कल्चर को लेकर ही हो जाता है। तो बहुत भयानक प्रोटेस्ट चला, बहुत लोग मरे इसमें भी। और इसमें जो लीडर जो थे वो सुभाष गेजिंग थे, सुभाष गेजिंग, तो लीडर जो थे सुभाष गेजिंग थे, ठीक है। अब सुभाष गेजिंग के साथ बैठक हुआ हमारे पीएम राजीव गांधी का। अब बीच का सोल्यूशन निकाला गया, बीच का सोल्यूशन ये निकाला गया कि हम तुमको स्टेट तो नहीं दे सकते हैं, हाँ ऑटोनोमस हिल काउंसिल बना दे रहे हैं। अभी भी देखोगे, जाओगे तुम लोग दार्जिलिंग ना, यदि दार्जिलिंग जानते हो घूमने वाला जगह है, तो वहाँ पे तुमको एक बहुत बड़ा लिखा हुआ मिलेगा ऑटोनोमस हिल स्टेट, ऑटोनोमस हिल काउंसिल ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा तुमको। तो चलो इस समझौता ये हुआ कि चलो ठीक है, हम गोरखालैंड एक स्टेट तो नहीं बना सकते हैं, स्टेट हम आपको नहीं दे सकते, दिक्कत हो जाएगा, मगर ऑटोनोमस हिल काउंसिल बना रहे हैं जिसमें आप लोग का जो डिसीजन लेने का पावर ज़्यादा होगा, ऑटोनॉमी दे दिया गया, बढ़ा दिया गया कि वहाँ लोग का पावर रहेगा। तो ये अभी भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है, गोरखालैंड तो खैर बना नहीं, दार्जिलिंग सब अभी भी आता है उसी के अंदर। और ये गोरखालैंड का इशू देखो सेम चीज़ कभी भी फिर भी आ जाता है बीच बीच में, ठीक है ना। इवन वी हैव बीन डिस्टर्ब ए लॉट ऑफ टाइम। स्टेट इसको देंगे, बाकी भी तो बोरोलैंड भी तो मांगेगा आसाम का, फिर वो स्ट्रेटेजी के फिर बोरोलैंड भी तो मांगेगा आसाम का, मैं ये बोल रहा हूँ। एक को देखो तो फिर दूसरा बोलेगा कि हमको भी चाहिए, तो कितना छोटा छोटा बनाया, कितना बाल्कनेशन बनाएगा कंट्री में। प्रॉब्लम ये है, एक तो ऐसे ही 28 टुकड़ा हो चुका है देश का, कितना और तो तोड़ेगा।
उसे आप देखेगा तो कल्चर, कितना कल्चर है भारत में। तो प्रॉब्लम ये है, ये भी बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा था गोरखालैंड। अभी भी दिमाग खराब होता। अब देखो ये जब गोरखालैंड का इशू होता है तो जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा बंद हो जाता है, स्पेशली सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सिक्किम स्टेट को, पूरा ब्लॉक्ड हो जाएगा सिलीगुड़ी। मगर यदि गोरखालैंड दे दिया जाए तो सिलीगुड़ी गोरखालैंड के अंदर आ जाएगा। टेंशन बंगाली लोगों को वो है कि हमारा सिलीगुड़ी भी चला जाएगा गोरखालैंड के अंदर, फिर बंगाली नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो है वहाँ पे बहुत भयानक राइवलरी है वहाँ पे भी, समझो। और इधर सिक्किम भी नहीं चाहेगा हम उसका हिस्सा बने, सिक्किम कभी नहीं चाहेगा, वो अपना इंडिपेंडेंट है, मजे में है वो, और वो एकदम राजा वाला एटीट्यूड है वो उस स्टेट का। इधर कुछ हो गया तो उधर असर पड़ेगा, समझ रहे हो ना। नॉर्थ ईस्ट में तो वही एक तरह से हाँ, वो एक छोटा सा राज्य है, अपना परस्परस राज्य है, अपना खुशी में है, एकदम मजे में है। हाँ, उसका जो एक हुआ है ना, बिल्कुल। तो देखोगे ना, ये जो तुम लोग मैप देख रहे हो यहाँ पे जो मैप लगाए हुए हैं, तो सिक्किम तुमको ऐसे दिख रहा है ना, और इस तरफ तुमको बंगाल दिख रहा है कुछ ऐसे करके। ये वाला सब एरिया हो जाएगा गोरखालैंड। गोरखालैंड कोई छोटा एरिया नहीं होने जा रहा है। अच्छा, चिकन नेक चला जाएगा। चिकन नेक का मतलब क्या होता है? पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, सबसे बिजिएस्ट रूट है भारत का वो, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट होता है, सबसे बिजी, मतलब बहुत ज़्यादा ही वहाँ से। अब देखो इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है वहाँ पे, इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है सिलीगुड़ी में। देखो तो वहाँ से सिक्किम देखते हो, सिक्किम दो इंटरनेशनल, हाँ दो क्या तीन इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है सिक्किम, नेपाल को, भूटान को और तिब्बत को। तो कितना स्टडी जगह हो जाएगा, वो नहीं देंगे इसलिए। और प्लस दे भी देंगे तो फिर दूसरे राज्य में जाएगा, सिमिलर डिमांड होगा। प्रॉब्लम ये है। तो थैंक्स आवर पीएम राजीव गांधी कि ये मामला ला के शांत कर दिए चीज़ों को। और कभी कभी बीच बीच में जानते हो ही जाता है। आया समझ में ये गोरखालैंड इशू। चलो, इतना कुछ हुआ। हाँ, मजा लग रहा है ना सुनने में कि वाह 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 राजीव गांधी ने क्या किया, मस्त मजा आ गया। देखो वही बात है, कुछ ज़्यादा कर दो तो वो भी दिक्कत है ना, ज़्यादा कर दोगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन देखो। चलो, ये कंट्रीब्यूशन तो दिखा कि एक कंट्री को एक करने में राजीव गांधी का रोल तो बहुत भयानक है। नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में उनका जो फोकस था और जो डिस्टर्ब पंजाब था उसको शांत करने में राजीव गांधी का ऑसम अचीवमेंट। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे राजीव गांधी का अचीवमेंट का बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे, तो इनका कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा। एक तो देखो, इंडिया को इंटैक्ट रख दिए, है ना, वही नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व किए, पंजाब का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिए। दूसरी बात है, देखो ये आदमी बहुत आगे का सोचते थे, सुपर कंप्यूटर लाने वाली यही है। पहली बार राजीव गांधी के टाइम में ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट हुआ था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और उसके बाद तो भारत में लड़ी लग गया मिसाइल टेस्टिंग का। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है भारत में, वो राजीव गांधी के टेन्योर में ही हुआ है, फर्स्ट टाइम। और उसके बाद तो मिसाइल्स का बाबू लड़ी लग गया भारत में। और इसे एक मैसेज भी गया कि इंडिया अब शांत रहने वाला नहीं है साउथ एशिया में। इंडिया अब हेजीमोनी की तरह अपने आप को देख रहा है, परसेप्शन क्रिएट करवाना चाह रहा है। उतना ही नहीं, श्रीलंका में भी तो इंटरफेयर करेगा इंडिया। जब श्रीलंका में इंटरफेयर करेगा इंडिया, तो इससे इंडिया का छवि दो तरफ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे किसी को लगेगा कि बिग ब्रदर एटीट्यूड्स में इंडिया है, मगर श्रीलंका में जो इंडिया ने इंटरफेयर किया था वो अपने मन से नहीं किया था। वहाँ का जो जयवर्धना, जो वहाँ का जो पीएम था, उसने वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने रिक्वेस्ट किया था। उसमें प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल पोस्ट था वहाँ पे, उसने रिक्वेस्ट किया था एलटीटी को लेके। खैर, तो उसी समय हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वही 83 में हुआ था ये, 1983 में। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल 83 के आसपास हुआ। अब देखो उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन वाला। देखो रियल टर्म्स में कहोगे तो एलपीजी भारत में 1991 में आया विद पीवी नरसिम्हा राव। वहाँ जो भूमिका जो तैयार किए थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने तैयार कर दिया था भूमिका, लाइसेंसिंग राज को कम करना शुरू कर दिया था, समझे। इन्होंने लिबरलाइजेशन करना शुरू कर दिया था बहुत सारे सेक्टर में, समझे। जैसे ड्रग्स हो गया, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, इसमें काफी डीरेगुलेट कर दिए थे इन्होंने, डीरेगुलेटेड, ये बढ़ाए थे राजीव गांधी। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, हाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन काफी रिलैक्स कर दी है। तो क्रेडिट जाता है इनको कि नेशनल स्टेज में जो डेवलपमेंट, जो फाउंडेशन चाहिए था वो राजीव गांधी नहीं दिया। सुपर कंप्यूटर लाने वाला राजीव गांधी,
ये हुआ राजीव गांधी का, समझे ना। तो इसमें देखो वही बात है, टेक्नोलॉजी देखो वही टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किए हैं, टेक्नोलॉजी को आगे ले गए हैं। तो ये राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन है। बट ये लिख लो इसको, श्रीलंका का इश्यू अलग से बताएंगे। अब जब इतना कुछ हो रहा है, स्पेशली ये वाला जब, तो ये एक मैसेज है साउथ एशिया में कि इंडिया नाउ विल गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ हेजिमोन। हेजिमोन मतलब वही हेजिमोन का रोल। अब परसेप्शन उसी तरह क्रिएट हो रहा था। स्पेशली श्रीलंका में जब गए ना, तो श्रीलंका में क्योंकि दूसरे कंट्री में घुस जाना ये बहुत बड़ी बात है। मिटा दें ये चीज। और वही श्रीलंका का एपिसोड ही रीजन बना है राजीव गांधी का हत्या का, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो, अब श्रीलंका इशू देखो। अब श्रीलंका देखोगे बच्चे लोग, अभी श्रीलंका तुमको जो दिखता है एक बहुत सुंदर कंट्री, आइलैंड कंट्री। तो ऊपर देखोगे नॉर्दर्न एरियाज में टामिल्स लोग भरे हुए हैं, इंडियन टामिल्स लोग, ठीक है। अब इंडियन दो टाइप के टामिल्स हैं वहाँ पे भी, एक श्रीलंकन टामिल्स, एक इंडियन टामिल्स। टामिल्स तो टामिल्स, और ईस्टर्न साइड में भी तुमको टामिल्स अच्छा खासा नजर आ जाएगा श्रीलंका में। तो देखोगे श्रीलंका का फिगर तुमको कुछ इस तरह दिखेगा, ऐसा करके कुछ। तो यहाँ पूरा टामिल्स भरा हुआ है, और यहाँ पे भी टामिल्स, और बीच में यहाँ पे सिन्हाला लोग हैं। और ये जो भाषा बोलेंगे वो उसको बोलेंगे सिन्हालिस लोग। तो ये सिन्हाला है, और ये यहाँ पे तुमको टामिल्स नजर आएगा। तो श्रीलंका का जो इशू देखो, श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। सिन्हाला लैंग्वेज क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। अब ये किसको पसंद नहीं आएगा, टामिल्स को पसंद नहीं आएगा। ये जैसे संविधान बना तो 1948 में बना नहीं, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया। तो जाहिर सी बात है काउंटर करेगा टामिल्स लोग जो बैठा हुआ है, काउंटर बाय टामिल्स। और टामिल्स लोग इस जगह बैठे हुए हैं। टामिल्स लोग नॉर्थ में, ईस्ट में अच्छा खासा कंसंट्रेटेड है। अब इसमें से एक ग्रुप बना लिया, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ टामिल्स एलम। इस ग्रुप का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ टामिल्स एलम। अब इसमें जो सबसे बड़े जो लीडर थे, बाबू अभी भी नाम लिया था उनका, प्रभाकरण। इस पे इतना डॉक्यूमेंट्री बना है प्रभाकरण को लेके, यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ है प्रभाकरण। अब ये जो LTT जो ग्रुप है, यानी कि जो टामिल्स लोग जो मांग उठा रहे कि नो, सिन्हालिस लैंग्वेज क्यों होना चाहिए, हमारा टामिल्स भी होना चाहिए, हम लोग को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, हम लोग को ठीक से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इस कंट्री में हम लोग को दबाया जा रहा है। और सच में ही सिचुएशन ऐसा ही था। और ये लोग कम संख्या नहीं, अच्छा खासा संख्या है, होता है, देखते हो ना कंट्री में प्रॉब्लम होता है इस तरह का। मगर टामिल्स को हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा तमिलनाडु से। तो आरोप लगता था तमिलनाडु के ऊपर कि तमिलनाडु सेफ हेवन है टामिल्स के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक जगह का टेररिस्ट हो सकता है, दूसरी जगह का फ्रीडम फाइटर हो। इसलिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना कि व्हाट इज टेररिस्ट। अब मैं इनको टेररिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, इनको टेररिस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, ये अपना मांग उठा रहे थे। तो टामिल्स लोग जो है, श्रीलंका के जो टामिल्स है, इसको तमिलनाडु, वही तमिलनाडु सॉफ्ट कॉर्नर, सेफ हेवन मिल जाता था। और वहाँ से अपना दिमाग लगाते थे क्या करना है, सब कुछ मिल जाता था ऊपर से। तो इनफ इज इनफ। यहाँ का जो श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने राजीव गांधी से इंटरवेंशन करने के लिए बोला कि देखिए हम क्या करें, स्थिति बहुत ख़राब है मेरे कंट्री का, और ये लोग बोल रहा है कि अब हमको एक कंट्री बनाना है। LTT का मांग क्या था पता है, एक कंट्री बनाना है, टामिल्स का एक अलग कंट्री बनाना है, नॉर्थ में और ईस्ट में हमारे एक कंट्री होगा, बीच में रहे अपने सिन्हाला, कोई मतलब नहीं अपने से। LTT इतना खतरनाक हो गया था बाबू कि जिसका जवाब नहीं। हमने जो सैनिक भेजा है, हमारे भी सैनिक मरे हैं, इंडियन सैनिक 1000 से भी ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। क्रिटिसिज्म भी होता है राजीव गांधी का,
इसमें। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, अच्छा, कई लोगों को लगता है कि राजीव गांधी ने इंटरफेयर किया। राजीव गांधी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया बाबू, देश बहुत बड़ा है, बहुत मुद्दा है, अपना चल रहा है, देख रहे हो ना कितना कितना मुद्दा है, और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने ही अप्रोच किया राजीव गांधी को कि देखिए प्रॉब्लम है, आपके तमिल्स लोग देखिए क्या क्या कर रहा है, उधर आपका जो जगह है तमिलनाडु वो हेल्प भी कर रहा है। तो इन्होंने अप्रोच किया राजीव गांधी को, अप्रोच पीएम राजीव गांधी को लगा कि भाई सही बात है, ये इंटरनल है तो इंटरनल मैटर ही है, मगर तमिल्स लोग हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1983 में एग्रीमेंट हुआ दिल्ली और कोलंबो का, और ये एग्रीमेंट के हिसाब से राजीव गांधी ने मिलिट्री भेज दिया, एयरक्राफ्ट चला गया हमारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में उतार दिया गया। अब देखो, अब जब श्रीलंका में उतारा गया तो इसका रिएक्शन देखोगे, इसका रिएक्शन बहुत गजब रिएक्शन था सिन्हालिस की तरफ से भी। सिन्हालिस जो ज़्यादातर है संख्या, सिन्हालिस गुस्से में आ गए, इसलिए कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर का आर्मी क्यों आए। तो सिन्हालिस को लगा कि इट इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, अगेंस्ट सॉवरेनिटी। ऑब्वियसली एलटीटी को खत्म करने के लिए भेजा था। हाँ, सिन्हालिस को भी बुरा लगा कि भाई दूसरा मिलिट्री क्यों आएगा, क्या हमारा मिलिट्री सशक्त नहीं है। हाँ बाबू, पानी पिला कर रख दिया था श्रीलंका का मिलिट्री को, कोई खत्म, कोई जफना में बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था एलटीटी का, कोई चांस ही नहीं है, खत्म ही नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा रीजन, जंगल ही जंगल है वहाँ पे, कहाँ से खत्म कर पाएगा। तो सिन्हालिस को लगा कि भाई ये अगेंस्ट आवर सॉवरेनिटी, क्यों हमारे श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्यों हेल्प लिया है। और दूसरा देखो, तमिल्स लोग को बुरा लगा कि भाई तुम हमारा साथ न दोगे, तुम हमारे अगेंस्ट आ गए, हम तो तुमसे सिंपैथी का कर रहे थे, भाई वी आर सेम इंडियंस, हम तो तमिलनाडु से ही है, हमारा तमिल कल्चर है, तुम हमारा अगेंस्ट कैसे आ सकते हो। तो देखो दोनों ही जो ग्रुप ऑफ पीपल है दोनों को ही बुरा लगा है। तमिल्स को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे हमारे अगेंस्ट जा सकता है। देखो प्यार से गया है, ऐसा नहीं कि हमने अटैक कर दिया तुरंत। हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने बोला कि देखो बाबू छोड़ दो, ये सब चीज़ छोड़ दो, प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो प्रभाकरण थे वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, प्रभाकरण, इसको ढूंढने में इतना टाइम लगा है, इसको मारने में, ये एक बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, ये वर्ल्ड ही मतलब पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा इनके नाम पे। एक हाथी में नहीं आता था ये आदमी, ठीक है, पूरा बहुत बड़ा लीडर, हर कोई मतलब जितने भी तमिल्स लोग हैं सबके लीडर थे ये, इतना क्रेज था इनका। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि इंडिया की तरफ से बोला गया कि भाई छोड़ दो ये सब चीज़। तो उधर से शर्त आया कि ठीक है हम छोड़ देंगे सब चीज़, मगर जितने भी हमारे तमिल्स लीडर्स को, तमिल्स लोग को पकड़ के जेल में रखा है उसको छुड़वा दो। सही बात है ना। तो फिर बहुत सारा मुद्दा मैच नहीं किया। उसके बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थोड़ा सा वायलेंट हो गया, और जफना में जो हेड क्वार्टर है एलटीटी का, जफना जानते हो, जफना रीजन जहाँ पे तमिल्स लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, हिली रीजन से आई थिंक। जफना में जो हेड क्वार्टर था एलटीटी का, उसको ध्वंस कर दिया। तो जब श्रीलंका में इंडिया का आर्मी उतर रहा था तो एक साउथ एशिया मैसेज जा रहा था कि देखो हेजीमोन है, इंडिया का हेजीमोनी, अब बैक टू बैक मिसाइल टेस्टिंग हो रहा है उस तरफ। तो एक मैसेज है कि इंडिया अब शांत रहने वाला नहीं है, अभी इंडिया रीजनल पावर नहीं है, और पैसिफिक में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। हाँ, मगर ये भी हमें समझना चाहिए कि श्रीलंका में हम ऐसे इंटरफेयर नहीं किए हैं। तो 83 का हुआ, मामला न्यूट्रलाइज हुआ, बाद में जाकर 2006 और 7 में जाकर मामला शांत हुआ है। मैं उस समय के लिए तो मामला शांत कर दिया गया। दुख दर्द होगा ना जी इस चीज़ को लेकर एलटीटी को, अब वही कारण बना तुम्हारा राजीव गांधी का डेथ का। ये हो गया, ये खत्म हो गया एपिसोड, एलटीटी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हाँ, श्रीलंकन गवर्नमेंट वेरी हैप्पी विद इंडियन गवर्नमेंट कि चलो राजीव गांधी ने बहुत हेल्प किया हमारा। हाँ, एलटीटी जो कि हमसे हो ही नहीं रहा था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, मैं अभी भी रहेगा, मैं प्रभाकरण मर गया।
अब प्रभाकरण जब मरा है तो समझते हो क्या मैसेज आएगा एलटीटी में, तमिल्स में। अब देखो स्टूडेंट, मैं अच्छा इलेक्शन हुआ है, बताओ जो टेनर बताए हैं शुरुआत में तुम लोग को, जानते हो कि 1980 से लेके 84 तक राजीव गांधी 404 सीट, करेक्ट? नहीं अभी नहीं, 84 से 89 में जाएगा। सॉरी अभी इंदिरा गांधी। अभी इंदिरा गांधी है, सॉरी इंदिरा गांधी कितना मिला सीट? 353 हाँ ठीक है, 1984 से लेके हाँ 89 तक ना। हाँ तो अब कितना मिलेगा राजीव गांधी को? कितना? 404 सीट। राजीव गांधी ने उस लायक काम भी किया है बहुत सारा चीज़। उसका बाद जानते हो इलेक्शन में क्या हुआ 1989 से लेके 1991, तो इसमें जानते हो बीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो अब तो इलेक्शन हार गए ना, इलेक्शन हार गए, इनका खत्म हो गया टेन्योर। तो उसके बाद ये क्या किए, मई 1991 को राजीव गांधी अपना इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन प्रचार में आंध्र प्रदेश पहले गए थे, और चूंकि साउथ में गए थे तो आंध्र प्रदेश से फिर तमिलनाडु, हालांकि इनको इनपुट मिल चुका था, कुछ है दिक्कत। तो जब राजीव गांधी तमिलनाडु पहुंचे, एक तमिलनाडु किसी जगह पे, तो वहाँ पे सुसाइड बम्बर मिला, सुसाइड बम्बर था, यानी कि वो भी मर गया साथ में। सुसाइड बम्बर जैसे राजीव गांधी के पास गया, बॉडी भी नहीं मिला, ठीक है ना, वो टुकड़ी में कन्वर्ट हो गया सब, सुसाइड बम्बर है वो, राजीव गांधी असासिनेट। तो राजीव गांधी मर गया। जब राजीव गांधी मरे थे तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चंद्रशेखर थे। मैं बाद में वही पता चला सुसाइड बम्बर कौन था, रिप्रेजेंटेटिव था एलटीटी का। हाँ एलटीटी का, देख रहे हो ना 83 में, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव थी एक तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलटीटी। नहीं ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो ये जो लेडी जो बमर बनी, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, अभी भी केस चल ही रहा है जानते हो। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलटीटी, और ये किस लिए? अगेंस्ट वही 1983 का जो मिलिट्री एक्शन था, राजीव गांधी का जो मिलिट्री एक्शन था अगेंस्ट एलटीटी, वो पसंद नहीं था, उसी का बदला लिया है उसने। इस तरह राजीव गांधी का चैप्टर क्लोज। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दो ही पदे हैं हमारे देश में। हाँ ये तो तीसरा देख रहे हो ना, हाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो। हाँ लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, मगर राजीव गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो चुनाव के प्रचार में गए थे, आंध्रा गए पहले, उसके बाद फिर नीचे पहुंचे थे तमिलनाडु में, तब ये हत्या हो गया। विद द डेथ ऑफ राजीव गांधी, तो उसके बाद जानते हो कि भूचाल तो आ ही जाएगा इलेक्शन में, और उसके बाद देखोगे मंडल कमंडल ये सब शुरू हो जाएगा, स्टेट पॉलिटिक्स। क्योंकि अब कोई उतना बड़ा कद का नेता नहीं रहा, मगर हाँ जीता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव देखो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, तो ये तो हुआ, जान रहे हो कि ये भी सरकार वही आया राम गया राम वाला सरकार था ये, है ना। बीपी सिंह बना, फिर चंद्रशेखर बना, मोहम्मद नहीं रहा आगे, फिर 1991 में से लेकर 96 में पीवी नरसिम्हा राव, है ना, बहुत ही डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, बहुत कम समय में आके बहुत कुछ करके चले गए हैं। इनका बहुत ही खूबसूरत बजट प्रिपेयर्ड बाय मनमोहन सिंह। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है देश याद रखता है अभी भी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। हाँ मगर एट द सेम टाइम जैसे राजीव गांधी का देहांत होना मतलब रीजनल पॉलिटिक्स का बढ़ना। अब देखो बच्चे लोग, हाँ ये भी जान के, राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अयोध्या का जो मंदिर है उसका शुरुआत किया था वो पॉलिटिक्स। तो वो पॉलिटिक्स कर ही रहे थे इन द मिडल ऑफ, ये लिख सकते हो कि जब उनका देहांत हुआ, राजीव गांधी जब सुसाइड हुआ है, तो ये एक्चुअली अयोध्या का इशू स्टार्ट कर चुके थे। अयोध्या का जो इशू है ना वो मिडल में ही था। इसका जो फायदा बाद में लेता है बीजेपी। एल.के. आडवाणी रथ यात्रा, वही टेम्पल बाबरी मस्जिद,
देखो, हाँ बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद का खोला गया ना दरवाजा के, पूजा करेगा हिंदू लोग अब वहाँ पे। ये दरवाजा खुलवाने वाला और कोई नहीं, राजीव गांधी ही था। पॉलिटिक्स करना चाह रहा था राजीव गांधी, और कुछ नहीं। जब इलेक्शन में हार गए तो कुछ तो और तरीका होना चाहिए ना, कि हिंदू, क्योंकि पता चल गया कि हिंदू के बिना नहीं हो सकता है, हिंदू को संगठन करो। और जब राजीव गांधी मर गए तो ये इशू को आगे कैरी करेंगे एल.के. आडवाणी, बीजेपी। तो बीजेपी जानते 2 से दोबारा आ गए, अब दोबारा क्या, अब तीसरा बार है। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि बीजेपी ने मेहनत नहीं किया, बीजेपी ने बहुत मेहनत किया। ऐसा नहीं कि कोई रातों रात पीएम मोदी नहीं बन जाता। पीएम मोदी बने हैं तो उसके पीछे जो अटल बिहारी वाजपेयी, स्पेशली एल.के. आडवाणी, बहुत बड़ा रोल है एल.के. आडवाणी का। लोग अभी एल.के. आडवाणी को भूल गए हैं, मगर जो रियल जो बोलते हैं सींचने वाला, जो पार्टी बनाने वाला, बीजेपी पार्टी बनाने वाला एल.के. आडवाणी ही है। बहुत मेहनत करके वो खड़ा किए थे अपना पार्टी को, समझ गए ना। तो ये चैप्टर क्लोज हुआ यहीं पे। आने वाले समय में हम लोग स्टेट पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दैट्स इट, कंप्लीटेड।